हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9th के प्रत्येक चैप्टर के अपन महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके बेसिक को अपन यहाँ देख रहे हैं। उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय उसे संबंधित क्लास लेकर के आया हूँ। इस क्लास में आपको मैं बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में अपन ये देखेंगे कि इस प्रश्नावली में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या क्या परिभाषाएं हैं जो हमें याद रखनी है और किस तरह के प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपने पूरी ईमानदारी के साथ ये क्लास देख ली तो एक प्रश्न आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाने दूंगा। इस प्रश्नावली से ये क्लास मात्र आधे घंटे की हो सकती है, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। उसके अंदर आपकी ये प्रश्नावली पूरी मक्खन होने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस प्रश्नावली में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, यहां हमें कुछ परिभाषाएं देखनी है, कुछ अभिग्रहित देखने हैं और कुछ अभिधारणाएं देखनी है। अगर ये हमें अच्छे से आती है तो 2-4 सवाल है उसको हमें करना है और ये प्रश्नावली आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। मैं सबसे पहले आपके क्या क्या परिभाषाएं हैं उनको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले साथियों, एक काम कर लेता हूं, मैं उन सारी चीजों को यहाँ लिख लेता हूं ताकि हमारा समय क्या है बच जाएगा। एक बार सारी को लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से कि क्या क्या चीजें होती है। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से है साथियों। आपको परिभाषाओं के अंदर सबसे पहली जो चीज ध्यान में रखनी है वो है आपके पास साथियों बिंदु। क्या है साथियों? बिंदु। परिभाषाओं के दौर में सबसे पहले अपन देख रहे हैं बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु वह होता है जिसका कोई हिस्सा नहीं होता है, यानी पॉइंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप पॉइंट, यानी जिसको आगे आप हिस्से के अंदर तोड़ नहीं सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि ये मार्कर है, आपको इसको तोड़ना हो तो आप बहुत सारे हिस्से इसके कर सकते हो, लेकिन बिंदु वह होता है जिसका कोई हिस्सा नहीं होता है। जैसे मैंने यहां पर लगाया, ये देखो बिंदु, अब इसका मुझे हिस्सा करना हो तो मैं इसका हिस्सा नहीं कर सकता हूं। क्या नहीं कर सकता हूं? हिस्सा नहीं कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, हमें बिंदु की परिभाषा याद होनी चाहिए कि एक बिंदु वह है जिसका कोई हिस्सा नहीं हो, उसे अपन क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, रेखा कैसे बनती है? जब मैं बहुत सारे बिंदु को ऐसे आपस में जोड़ दूं, कि जैसे एक बिंदु ये था, इस बिंदु के पास और बिंदु 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 करके ऐसे मैंने इनको जोड़ दिए, तो बहुत सारे जब मैं बिंदु लगा देता हूं तो उससे क्या बनती है? रेखा। तो एक रेखा वह है जिसकी केवल लंबाई होती है, यानी रेखा, यानी जैसे मैंने ये खींची है, इसकी केवल क्या है? लंबाई है, कि ये कितने मीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखना कि रेखा वह होती है जिसकी केवल लंबाई होती है, वो चौड़ाई रहित होती है, यानी उसकी चौड़ाई नहीं होती है। तो रेखा में केवल लंबाई। तो रेखा की परिभाषा क्या है कि एक रेखा वह है जिसकी केवल लंबाई होती है, अर्थात चौड़ाई रहित होती है। अर्थात चौड़ाई रहित होती है, उसे अपन कहते हैं रेखा, एक सीधी लाइन। ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि एक रेखा के सिरे को बिंदु कहते हैं। बिल्कुल बिंदु कहते हैं। जैसे ये एक रेखा है तो इसके जो सिरे है, ये सिरा यहाँ वाला, एक सिरा यहाँ वाला, जैसे ये देखो ये रेखा का एक सिरा यहाँ है, एक सिरा यहाँ, उसको अपन क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्योंकि हमें पता है रेखा बहुत सारे बिंदु को मिलाने से बन रही है, तो अंतिम छोर भी, अंतिम सिरा भी बिंदु होगा, प्रथम सिरा भी क्या होगा? बिंदु होगा। तो कुल मिलाकर के रेखा के सिरे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ और बताना चाहूंगा कि एक होता है रेखाखंड और एक होती है रेखा। दोनों में क्या फर्क है? तो आप रेखा की अगर बात करेंगे ना, तो रेखा वे होती है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई रहित होती है, उसको दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखा को आप इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। और रेखा खंड क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, दो बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सीधा सा रेखा खंड बोलते हैं। वो रेखा का एक हिस्सा होता है। जैसे मैं बोलूं कि रेखा आपकी इतनी बड़ी है, अगर मुझे केवल यहां से यहां तक की बात करनी है तो इसको बोलेंगे रेखा खंड। क्या बोलेंगे?
कहेंगे रेखाखंड, यानी रेखा जिसको दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है और दो बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब एक किरण शब्द आता है, किरण को भी आपको क्लियर होना चाहिए। किरण, किरण शब्द सुनते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सूर्य से प्रकाश से आने वाली किरणें। तो सूर्य से प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें हैं उसको आप कैसा फील करते हो कि वो एक बिंदु, यानी जो बिंदु आपका सूर्य हो गया, वहां से निकल रही है और अनंत तक जा रही है। यानी किरणें वो होती है जो एक बिंदु से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे किरण कहते हैं। और रेखा वे होती है जिसको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो किरण और रेखा के अंदर आपको अंतर क्लियर हो चुका होगा। तो बिंदु, बिंदु वे होता है जिसका कोई हिस्सा नहीं होता है। रेखा वे होती है जिसकी केवल लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई नहीं होती है। और रेखा के अंतिम सिरे को अपन क्या कहते हैं, तो उसे बिंदु कहते हैं। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी यहाँ पे। फिर अपन देखते हैं कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई रहित होता है। अब जैसे आपकी कॉपी का कागज का पत्ता है, इसको मेरी बात सुनो, ये जैसे कोई पत्ता है मान लेते हैं, अब ये पत्ता है, अब मुझे इसको क्या कहना है, पृष्ठ। ये एक पृष्ठ है क्योंकि इसकी लंबाई होती है और इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। आपकी कॉपी का जो पेज होता है इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो क्या होती है, नगण्य होती है, यानी इसकी माइनर, बहुत ही हल्का सा मोटा होता है ये, यानी मोटाई नगण्य है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक पृष्ठ बोलूंगा। क्या बोलूंगा, पृष्ठ, सतह, इसको बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई होती है। तो पृष्ठ में देखो एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है और उसकी मोटाई नगण्य होती है। क्या होती है, मोटाई, यानी वो मोटा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मोटा नहीं होता है। तो पृष्ठ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। अब इसको समझो थोड़ा सा यहाँ कि ये आपके मान लो कि एक पृष्ठ है। क्या है, ये क्या है, पृष्ठ है। ये आपका पृष्ठ हो गया ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों है। अब इसके जो किनारे हैं आपको ये जो दिख रहा है ना, यहां से यहां तक, ये किनारा, ये दूसरा किनारा, ये तीसरा किनारा, चौथा किनारा, तो मुझे बताओ इसके किनारे आपको क्या दिख रहे हैं, रेखा दिख रही नहीं दिख रही। तो ध्यान रखना, पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वो रेखाएं होती है और रेखा के जो अंतिम सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं। तो परिभाषाओं से रिलेटेड जो चीज थी वो मैंने आपको यहां बता दी है कि इनसे रिलेटेड आपको परिभाषाएं आनी चाहिए जो 1 नंबर में आ सकती है। अब परिभाषाओं के बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है यूक्लिड की जो अभिग्रहित है, वो हमारे क्लियर होने चाहिए। तो इसके बाद हम अभिग्रहित को देखते हैं, तब तक आप इनको नोट करें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, यहां तक का मैटर नोट करो। तो अब अपन नेक्स्ट अभिग्रहितों के बारे में बात करते हैं। ये जो आपको अभिग्रहित दिख रहे हैं, कितने अभिग्रहित है साथियों, 7 अभिग्रहित है। कितने अभिग्रहित है, 7। इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। अभी मैं आपको फील कराऊंगा अपनी दैनिक जिंदगी से, उसको मैं क्या है आपको फील कराऊंगा कि कैसे आप इनको याद कर सकते हो। अब थोड़ा समझे। पहला अभिग्रहित कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे यहां पर मैं आपको 3 मार्कर लेकर के ये व्यवस्था को समझाता हूं, इसको समझना कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। जैसे मान लेते हैं कि ये 2 वस्तुएं मेरे पास है। कितनी वस्तु है, ये 2 वस्तु मेरे पास है। ये दोनों किसी एक ही वस्तु के क्या है, बराबर है। ये 2 वस्तुएं हैं जो किसी एक ही वस्तु के क्या है, बराबर है। तो ये तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतनी सी बात है। आगे बात सुने कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, तो वो तीनों ही आपस में क्या हो जाती है, सारी आपस में यानी एक दूसरे के बराबर हो जाती है। ठीक है, पहला अभिग्रहित हो जाएगा। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। सिंपल सी बात। एक तराजू लिया मैंने, इधर 5 किलो का बाट रखा, इधर भी 5 किलो का बाट रखा, दोनों बराबर बराबर हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया कि 1 किलो का बाट इधर रखा तो 1 किलो का बाट इधर भी रख दिया। तो बराबरों में मैंने क्या जोड़ा, बराबर जोड़ा, 1-1 किलो जोड़ा ही नहीं जोड़ा। तो पूर्ण, यानी जो पूर्ण मिला, यानी 1 किलो इधर रखने से 6 किलो इधर भी है, 6 किलो इधर भी है, तो वो भी आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तो बराबरों के अंदर बराबर चीज जोड़ी जाएगी तो पूर्ण जो आएगा वो बराबर आएगा। ये चीज आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसी जगह मैं ऐसा बोल दूं कि अगर बराबरों में से बराबर घटा दिया जाए, 5-5 किलो था, 2-2 किलो दोनों तरफ से घटा दिया, तो जो शेष फल आएगा, अब शेष फल आएगा वो कितना है, 3-3 किलो, तो वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो थोड़ा ध्यान दे, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण आएगा, वो भी बराबर होगा, ये दूसरा हो जाएगा। और यदि बराबरों को बराबर में से घटा दिया जाए तो शेष फल, इधर तो पूर्ण आया था, इधर शेष फल आएगा, तो वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब अगला प्रश्न देखना
कि वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो। समपाती का मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरी आती तो उसे कहते हैं समपाती। जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे ये आपके गणित की किताब है, क्या है ये गणित की किताब है, इस गणित की किताब को, कक्षा 9 की गणित की किताब को अब आपके किसी दूसरे दोस्त की किताब के ऊपर रखोगे तो बताओ ये उसको पूरी तरीके से ढकेगी कि नहीं ढकेगी। अगर ये किताब उस किताब को ढक रही है, मेरी बात को सुनना, ढकने का मतलब होता है, कवर करने का मतलब होता है समपाती होना। क्या होता है? समपाती। तो अगर ये उसको ढक रही है, ये उसके समपाती है, तो बताओ दोनों किताबें बराबर हुई कि नहीं हुई? बराबर हो गई ना। तो ये लाइन यही कहना चाह रही, सुनना, कि वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो, क्या हो? समपाती। समपाती हो यानी एक के ऊपर दूसरी आती तो उसे कहते हैं समपाती। तो जब उसके ऊपर आ रही है तो वो आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है? फिर आगे देखो, तो ये चौथा हो गया, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो सिंपल सी बात है कि पूर्ण होता है वो अपने आप में बड़ा होता है। जैसे ये मार्कर अपने आप में पूरा है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर अपने आप में पूरा है। अब इसका एक भाग मैं यहां से निकालूं, ढक्कन, क्या निकाल लिया? ढक्कन। तो बताओ कि ये पूर्ण इस भाग से, ढक्कन से, ये मार्कर बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बड़ा हुआ। तो यही बात ये कहना चाह रहा है कि जो पूर्ण होता है कि नहीं होता, पूर्ण, पूर्ण का मतलब जो पूरा हिस्सा होता है ना, वो अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे मैं अपने आप में क्या हूं? पूरा हूं। ये मेरा क्या है? हाथ है, या फिर ये मेरी क्या है? अंगुली है। तो ये मेरा एक भाग हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरा हिस्सा हुआ। तो अगर मैं पूरे की तुलना में इस अंगुली को देखूंगा, मेरे भाग को देखूंगा, हिस्से को देखूंगा, तो मुझे बताओ ये छोटा हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अंगुली क्या हो गई? आपके एक छोटा सा हिस्सा हो गई। तो मुझे बताओ हिस्सा बड़ा है कि पूर्ण बड़ा? तो आप सिंपल सा जानते हो, आपको दिमाग में इतना तो पता ही होगा कि पूर्ण होता है वो अपने भाग से, अपने हिस्से से क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये यहां पर क्लियर हो जाएगी। एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक ही वस्तु और उसका मैं क्या कर दूं? दो गुना कर दूं। जैसे इधर भी कोई 5 मीटर की वस्तु है, इधर भी 5 मीटर की वस्तु है, यानी ये देखो, ये मार्कर है, एक मार्कर ये। अब एक ही वस्तु का मैं दो गुना कर लेता हूं तो इसके ऊपर ये मार्कर लग जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास, जैसे यहां देखना, एक मार्कर और ले लेता हूं, या इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक मार्कर था, इसका दुगुना किया तो मेरे पास ये व्यवस्था मिली। अब उसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूं, एक मार्कर ये पहले से है, इसका भी मैं क्या कर रहा हूं? दुगुना कर रहा हूं। तो एक वस्तु जो आपकी पहले थी उसका मैंने दुगुना कर दिया, तो अब ये बराबर मिला कि नहीं मिला? तो सिंपल सी बात है कि एक ही वस्तु के ये जो दो गुने हैं ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसका उल्टा मैं ऐसा बोल दूं कि जैसे मान लो कि ये कोई एक ही वस्तु है और इस एक ही वस्तु का मैंने क्या कर दिया? आधा कर दिया। ये क्या कर दिया है? आधा कर दिया है, यानी इनके आधे आधे हिस्से को हटा दिया। तो बताओ ये भी आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? बराबर हुए। तो एक ही वस्तु के दो गुने भी बराबर होते हैं और एक ही वस्तु के आधे भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वही चीज मैंने यहां लिखी है, थोड़ा ध्यान देगा साथियों, कि एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं और एक ही वस्तु के जो आधे होते हैं वो भी परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये जो आपके अभिग्रहित हैं उनको मैंने सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। रटना कतई नहीं है, इनको केवल समझना है और इनको आपको नोट करना, लिखोगे आपको याद हो जाएंगे। अगर मैंने बोला वो कहानी आपके दिमाग में चलेगी तो। इसके बाद अपन अभिधारणाओं के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद एक दो महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और अपनी प्रश्नावली फिनिश है। इसको नोट करा आप अच्छे से। अब अभिधारणाओं को देखते हैं साथियों। पहली बात तो ये समझे कि अभिधारणाएं होती कितनी है। तो अभिधारणाएं आपके पास होगी 5। अभिग्रहित कितने थे? 7। परिभाषाओं में अपने देखी थी 5 और अभिधारणा भी अपने को कितनी देखनी? 5। एक एक अभिधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। आपको एक ही काम करना है कि बोर्ड के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। आप बाहर की चीजों को ना सुने, थोड़ा ध्यान रखें। आप जहां बैठे हो वो शांत जगह होनी चाहिए। फोकस पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। दावे के साथ कह दूंगा एक चीज आपकी मिस नहीं होने दूंगा, हर एक चीज सीधा आपके दिमाग के अंदर उतार दूंगा। लेकिन एक ही चीज मांगूंगा मैं आपसे कि आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। मेरे द्वारा बोले गए शब्द आपके कानों में जरूर जाने चाहिए। ठीक है। इसके लिए आपको शांत जगह बैठना है। अगर शांत जगह नहीं है तो ईयरफोन लगा के देखें। हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी आपको कम आ रही होगी क्योंकि मेरे पास जो माइक है वो थोड़ा सस्ता क्वालिटी का है, तो इससे ज्यादा थोड़ी आवाज नहीं आ पाती है। लेकिन फिर भी मैं तेज बोलता हूं ताकि आपके पास मेरे शब्द क्लियर पहुंचे। ठीक है। फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखें, शांत जगह बैठे और इन चीजों को बारीकी से सुने और पूरा फोकस बोर्ड पे रखें। सारी चीज सीधा दिमाग के अंदर उतार दूंगा मैं। अब यहां देखो, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, ध्यान से सुने, एक बिंदु से, जैसे मैंने बोला ये बिंदु हो गया एक बिंदु, इस एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक। अब अन्य बिंदु कहां हो सकता है? यहां हो सकता है, यहां हो सकता है,
यहां हो सकता है, किसी भी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे मुझे इस बिंदु से खींचनी है तो ये मैंने खींच ली एक सीधी रेखा, इस बिंदु से खींचनी है तो भी मैंने खींच ली एक सीधी रेखा, इस बिंदु से यहां तक ले जानी है तो भी मैंने क्या खींच ली? सीधी रेखा। तो किसी दिए गए एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो यह है आपका पहली अभिधारणा। आगे बात सुनने, फिर दूसरी अभिधारणा को समझते हैं कि एक शांत रेखा को, जैसे मान लिया कि आपके पास एक शांत रेखा ले लेते हैं, अपन थोड़ा अलग पेन यूज करते हैं। ये मैंने ले ली है एक शांत रेखा। अभी ये क्या है? शांत है। इस एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसका कोई निश्चय नहीं हो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? अनिश्चित रूप से दोनों तरफ क्या कर सकता हूं? बढ़ा। ये एक शांत रेखा थी, इसको मैंने क्या कर दिया? अनिश्चित रूप से क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो हमने पढ़ा था रेखा के विधारणाओं के अंदर, सो रेखा की जो परिभाषा के अंदर की रेखा वे होती है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई रहित होती है, और जिसको दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से, अपरिमित रूप से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए अभिधारणा में भी वही चीज आ गई कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। किसी एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो दो अभिधारणाएं क्लियर हुई कि नहीं हुई? मक्खन हुई कि नहीं हुई? इसको आप नोट करो और सीधा आपकी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर अच्छे से छाप लो। फिर मैं आपको अगली अभिधारणाओं को समझाता हूं। आगे की अभिधारणाओं को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तीसरी अभिधारणा क्या कहती है? किसी को केंद्र मान करके, किसी को केंद्र मान करके, जैसे मैंने ये केंद्र मान लिया, इसको किसी को केंद्र मान करके किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब मैं किसी भी त्रिज्या से, जैसे मान लेता हूं कि ये मैंने त्रिज्या मान ली इतनी सी, तो इस त्रिज्या से मैं क्या कर सकता हूं? तो एक वृत्त खींच सकता हूं। क्या कर सकता हूं? एक वृत्त खींच सकता हूं। जैसे मैंने और लिया कि जैसे मैंने यहां केंद्र मान लिया, अब मैं जैसे कि मैं त्रिज्या को थोड़ा क्या कर लूं? बड़ा कर लूं। ये मैंने बड़ा कर लिया। तो किसी को केंद्र मान करके किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। सिंपल सी बात है। जैसे पहले यहां केंद्र माना तो इतनी सी त्रिज्या का वृत्त खींचा, फिर मैंने यहां केंद्र माना तो इतनी त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। तो किसी को भी केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। यह आपके तीसरी विधारण हो जाएगी। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसमें आधार हो, जिसमें लंब हो और जिसमें कर्ण हो। तो सभी समकोण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे मैंने एक समकोण ये लिया, अब मैं समकोण ऐसे ना लेकर के ऐसे ले लेता हूं। क्या लेता हूं? ऐसे लेता हूं। ऐसे ना लेकर के ऐसे ले लेता हूं। तो सारे समकोण क्या होते हैं? परस्पर क्या होते हैं? समकोण। यानी जैसे यह 90 डिग्री हो गया, फिर मैंने यह 90 डिग्री ले लिया, फिर यह 90 डिग्री लिया, कैसे भी 90 डिग्री ले लूं, या फिर मैंने ऐसे ले लिया 90 डिग्री। तो सभी समकोण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सभी समकोण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी को भी केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या का कोई वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये आपके चार अभिधारणा यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन बहुत ही महत्वपूर्ण अभिधारणा को डिस्कस करने वाले हैं, जो सीधी छपती है आपके कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को अपने शब्दों में लिखो या उसको समझाइए। सचित्र समझाना है, उसका डायग्राम भी हमें आना चाहिए और उसका जो स्टेटमेंट क्या है वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। उसको भी मक्खन करेंगे तब तक आप इन दो अभिधारणाओं को अपनी नोटबुक में व्यवस्थित तरीके से नोट कर लो। तो जो महत्वपूर्ण अभिधारणा है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा, उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको बहुत ही छोटा बनाने का प्रयास करता हूं। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यदि एक सीधी रेखा, ध्यान से सुनना, कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, पहले मैं दो सीधी रेखाएं बना लेता हूं। क्या कर लेता हूं? दो सीधी रेखाएं बना लेता हूं। तो इसका डायग्राम देखें, कुछ इस प्रकार बनेगा कि मैंने मान लिया कि दो सीधी रेखाएं मेरे पास कुछ इस प्रकार से है। ये दो सीधी रेखाएं ले ली मैंने, बिल्कुल समांतर नहीं लेना है इनको, समांतर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से लेना है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या कर लिया? दो सीधी रेखाएं ले ली। एक सीधी रेखा का नाम मैंने ए बी दे दिया, तो दूसरी का मैंने क्या नाम दे दिया? सी डी दे दिया। क्या दे दिया? सी डी। तो ध्यान देना, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को क्या करते हैं? गिर करके, जैसे मैंने मान लिया कि इस पे सीधी रेखा गिर रही है, वो ये है, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू। क्या दे दिया है? पी क्यू। तो ध्यान देना कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर करके, ये क्या कर रही है? इसके ऊपर गिर करके दो अंत्य कोण इस प्रकार बनाए कि ये दो अंत्य कोण आपके बन रहे हैं,
अंत्यकोण जो अंदर की तरफ बनने वाले कोण होते हैं इनको अंत्यकोण कहते हैं। कि दो अंत्यकोण इस प्रकार से बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिल करके दो समकोण से कम हो। दो समकोण का मतलब होता है एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो दो समकोण का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर ध्यान दें कि इन दोनों का जो योग आ रहा है वो योग कितना आना चाहिए, तो इनका जो योग है वो 180 डिग्री से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो इन दो अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री से यानी दो समकोण के योग से क्या हो, कम हो। तो क्या होगा, आगे देखिए, मिलकर के दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं जो अपने शुरू में खींची थी ना, ये दो सीधी रेखाएं, तो वे दो सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अनिश्चित रूप से अगर मैं इनको बढ़ाऊं तो वे उस ओर मिलती है जिस ओर ये योग दो समकोण से कम आता है। अब ये कह रहा है कि अगर इन दो रेखाओं को आप अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाओ तो ये दोनों रेखाएं उस ओर मिलेगी जिस ओर योग आपका दो समकोण से कम आ रहा है। तो योग दो समकोण से कम किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो इनको अगर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा, जैसे मैं इस तरह से बढ़ाऊं, तो ये दोनों रेखाएं क्या है कि ये रेखा आपके कुछ इस प्रकार है, ये रेखा आपके कुछ इस प्रकार है, ये रेखा, तो ये दोनों आपस में एक जगह क्या करेगी, मिल जाएगी। किस ओर मिलेगी, जिधर योग दो समकोण से कम आ रहा है। इधर अगर मैं गलती से बढ़ा देता हूं, अगर मैं गलती से बढ़ा दूं तो ये क्या करेगी, और दूर जाएगी, और क्या करेगी, दूर जाएगी। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा आसान भाषा में समझने का प्रयास करता हूं कि यदि दो सीधी रेखाओं को तीसरी सीधी रेखा गिर करके इस प्रकार से काटे कि एक ही ओर बने अंत्य कोणों का जो योग है वो 180 से 180 यानी दो समकोण से कम हो, तो उन दो रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उस ओर मिलती है जिस ओर योग दो समकोण से क्या आता है, कम आता है। इतनी सी कहानी को आपको याद रखना है। और ये आपके सीधी पूछी जाती है कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणाओं को समझाइए, तो आपको डायग्राम बनाना है और ये आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। तो सारा मैटर अपन ने देख लिया, जो बेसिक होता है परिभाषा, अभिग्रहित और अभिधारणा। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आपकी ये प्रश्नावली यहाँ पे ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से आप नोट कर लो। यहाँ पे कुछ 4-5 परिभाषाएं ऐसी बच रही है जो साथियों सीधी सीधी पूछी जाती है, हमें आनी चाहिए, इनके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पहली है साथियों समांतर रेखाओं को लेकर के परिभाषा कि समांतर रेखाएं एक्चुअल में होती क्या है। तो सिंपल सी बात ध्यान दे साथियों कि वे दो रेखाएं, जैसे दो रेखा हो गई, जिनको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए, तो मैं अगर इधर बढ़ाऊं या इधर बढ़ाऊं दोनों को, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, उसको अपन बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं साथियों, समांतर रेखा। जैसे मैंने यहां पर दो रेखा खींची, थोड़ा ध्यान दे कि एक रेखा ये खींची है और एक रेखा मैंने क्या खींची, एक खींची। अगर मैं इनको दोनों तरफ से बढ़ाऊं तो ये आपस में कभी नहीं मिलती है, तो उसको अपन कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। इसको अनंत तक बढ़ा दो दोनों तरफ, कभी आपस में नहीं मिलेगी किसी भी छोर तक, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। फिर उसके बाद आती है लंब रेखाएं। क्या आती है, लंब रेखाएं। तो वे दो रेखाएं जो परस्पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे कि कटान बिंदु पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का हो। जैसे एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, अगर ये इस प्रकार से काटे कि बनने वाला कोण 90 डिग्री का हो, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। ऐसे हर कोण कितने डिग्री का बन रहा है, सब कोण क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री के। तो दो रेखाएं परस्पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे कि कटान बिंदु पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का हो, उन्हें अपन कहते हैं लंब रेखाएं। क्या कहते हैं साथियों, लंब रेखाएं कहते हैं। तो ये लंबवत रेखा हो गई, समांतर रेखा हो गई। इसके बाद जैसे कुछ और परिभाषा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, वर्ग क्या होता है, 2-3 परिभाषा और लिखा देता हूं ताकि हर एक चीज आपकी क्लियर रहे इस प्रश्नावली को लेकर के। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं साथियों, कुछ छोटे छोटे बिंदु को और देखने का प्रयास करते हैं। रेखाखंड क्या होता है साथियों, बताया था मैंने आपको, दो बिंदु के बीच की सीधी दूरी को, दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इनके बीच की जो ये दूरी होती है ना साथियों, इसको अपन क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। फिर आ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो वृत्त के केंद्र, जैसे मैंने बोला वृत्त की त्रिज्या चाहिए ना हमें, तो यहां देखिए ये इसको समझने का प्रयास करें। वृत्त के केंद्र, जैसे वृत्त का केंद्र क्या हुआ, तो ये रहा वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु, ये परिधि पर स्थित बिंदु, इनके बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, तो इसके बीच की दूरी को अपन त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र व परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसको परिधि कहते हैं, ये केंद्र होता है। ठीक है,
अब आता है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, तो 90 डिग्री का हो, उसको अपन क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी, ए ए और ये भी ए और ये भी ए, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। उसे अपन क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अगर आयत की पूछ लेना तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, उससे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो इनको आप अच्छे से नोट करो। अब मैं आपको 2-3 सवाल है जो बता देता हूं। सारा मैटर था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, बेसिक सारा आपका क्लियर हो चुका है। अब सवाल पे बात करते हैं, इसको नोट करो। तो सवाल की बात करते हैं साथियों, सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, मैं इसको पढ़ करके आपको बता देता हूं। देखिए कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी इस प्रकार से स्थित है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। हमें क्या बोल रहा है कि दो बिंदु ए व बी, जैसे मैंने एक बिंदु ए ले लिया, ये रहा आपका, एक बिंदु मैंने ले लिया बी। अब इन दो बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु सी हमें दे रखा है। उस सी की खास बात देखिए कि वो AC बराबर BC, यानी बिल्कुल बीच में है जैसे सी, तभी AC और BC क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति हमें दे रखी है। तो हमें ये कह रहा है, तो आप सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB और आकृति खींच करके इसे स्पष्ट कीजिए। तो आकृति तो मैंने खींच दी है आपके सामने। अब मुझे क्या दे रखा है, पहले तो बात करता हूं कि मुझे दिया क्या है। तो साथियों हमें दे रखा है कि AC बराबर BC, ये AC और BC बराबर है। मुझे क्या सिद्ध करना है, तो मुझे सिद्ध करना है कि AC बराबर क्या है, AC बराबर है 1/2 AB, इस AB की आधी है। तो ये चीज मुझे सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले इसका जो मैं सॉल्यूशन करूंगा, यहां पर हल करूंगा, उसमें यहीं से शुरू करूंगा कि चूंकि मुझे दे रखा है AC बराबर BC, क्या दे रखा है, AC बराबर BC दे रखा है। अब मुझे क्या करना है कि जब AC और BC बराबर है, तो ये चीज मुझे दे रखी है, या फिर इसको हटाओ। आप एक चीज देखो कि क्या मैं इस AC को और BC को जोड़ूं तो मुझे AB मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई इसके बीच में अगर कोई बिंदु लूं तो इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़ूंगा तो पूरा मार्कर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरी चीज मिलेगी। अगर वही पैटर्न मैं यहां करूं हल के अंदर, देखना कि अगर मैं AC प्लस BC करूं तो मुझे AB मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरा रेखाखंड मिल जाएगा A से लेकर के B तक। अब मेरी बात सुनना, मुझे एक तो चाहिए AC और एक मुझे चाहिए AB, तो मुझे BC को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और BC को हटाने के लिए मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, AC, क्योंकि AC और BC क्या है, बराबर है। तो थोड़ा ध्यान देना, वापस समझा रहा हूं आपको कि पहले मैंने क्या किया कि इस टुकड़े को जोड़ा, AC के अंदर BC जोड़ा, तो मुझे क्या मिला, AB, यानी पूरा टुकड़ा मिला। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि AC बराबर 1/2 AB लाना चाह रहा हूं, तो मुझे जो चाहिए उसमें AC चाहिए और AB चाहिए। बताओ BC की जरूरत है क्या, नहीं, तो मुझे इस BC को हटाना पड़ेगा। लेकिन BC को हटाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं उसकी जगह AC लिख सकता हूं, क्योंकि AC और BC बराबर है। तो यहां पर देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ये AC आपका ऐसा कैसा, और BC की जगह मैंने क्या लिख दिया, AC, और बराबर क्या हो गया, AB हो गया। AC और AC क्या होता है, तो बताओ 2AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2AC, और बराबर क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। अब मुझे चाहिए AC बराबर 1/2 AB, तो इस 2 को उधर भेजो, तो बताओ AC बराबर आ जाएगा 1/2 AB। ये 2 गुणा में था जो उधर भाग में चला गया, तो ये हमारे यहां पर क्या हो गया है, सिद्ध हो चुका है। हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, ऐसा सवाल भी आपके आ जाता है। एक दो सवाल और करते हैं, फिर इस प्रश्नावली अपने ओवर हो जाएगी। अगले सवाल पे बात करते हैं साथियों, सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। हमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था दे रखी है और हमें यहां पर दिया जा रहा है कि आपको AC बराबर BD है, यानी A से लेकर के C तक, यानी ये जो हिस्सा है AC और ये जो हिस्सा है BD, ये दोनों आपस में बराबर है। तो मुझे सिद्ध करना है कि AB, यानी ये वाला हिस्सा AB और ये वाला हिस्सा CD आपस में बराबर है या नहीं है। तो इसका सोल्व करना बहुत आसान है, देखना हल में अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा ना, ये दे रखा है कि AC, यानी अपन लेंगे चूंकि AC बराबर क्या है, BD है। हमने एक अभिग्रहित पढ़ा था कि बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो शेष फल भी क्या होता है, बराबर होता है। अब मेरी बात सुनना कि ये जो AC हिस्सा है, ये किस हिस्से के बराबर है, BD हिस्से के बराबर है। अब इस AC में से अगर मैं BC घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, AB, और इस BD के अंदर में से मैं BC घटा दूं तो क्या मिलेगा, CD। तो दो हिस्से आपके जो बराबर थे AC और BD, उसमें से मैंने BC यानी बराबर चीज को क्या कर दिया, घटा दिया। तो बताओ शेष फल आएगा वो बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो वही चीज हमें करनी है। तो दोनों मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों से BC घटाने पर, दोनों पक्षों से
दोनों पक्षों से BC घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो जैसे अपन घटाएंगे तो यह घटा देता हूं, देखना, तो ये हो जाएगा AC माइनस BC, ये हो जाएगा AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC, दोनों तरफ से मैं BC घटा रहा हूं तो BD माइनस BC। अब सुनना क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ये आपके पास AC पूरा था, उसमें से BC घटाए तो बताओ क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो यहां मुझे मिलेगा AB, क्या मिलेगा प्यारे साथियों, AB मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, AB। उसी प्रकार देखो, ये आपके पास BD इतना हिस्सा था, उसमें से मैंने ये BC घटा दिया, तो ये घटा दिया तो क्या बचा, CD, तो ये आ जाएगा मेरे पास CD। मुझे ये सिद्ध करना था कि AB बराबर CD, और मुझे AB बराबर CD मिल चुका है, हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो साथियों अपन ने एक दो सवाल थे उनको भी देख लिया है, इसका सारा बेसिक भी क्लियर कर लिया है। साथियों ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है, ये सीरीज आपके लिए कितनी काम की साबित हो रही है, कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंस दे रही है, आपके लिए आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे रही है या नहीं दे पा रही है, ये चीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखे। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, इस क्लास को शेयर करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसके स्टेटस के ऊपर सब जगह इसको शेयर करें। और बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, तब तक अंत में यही कह के जाऊंगा आपको मैं कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।